Kashif Anwar Sheikh Sabri, my former vice president. Sir, thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर वो टीचर ने पूछा कि दर्जन फलों के नाम बताओ, तो स्टूडेंट ने कहा कि दर्जन केले। सर हमारे साथ भी यही हिसाब है कि हमारे ऊपर इतने विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं और सर इतने रिटर्न्स हैं और इतनी स्टेटमेंट्स हैं, और जहाँ तक ये बात है कि सर हम टैक्स नेट को बढ़ाना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी कर रहे हैं। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन जो है वो भी कम हो रही है, आसानियाँ भी ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन सर टैक्स नेट में कोई आएगा क्यों? मेरा एक सवाल आपसे ये भी होगा कि क्या FBR एक टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा देता है? सर आई एम सॉरी, मैं तो इस सवाल का जवाब आज तक नहीं दे सका, सवाल विद होल्डिंग्स के जो फाइलर होगा उसकी विद होल्डिंग कम होगी और जो नॉन फाइलर होगा उसकी विद होल्डिंग ज़्यादा होगी। सर फ़ायदा बताइए। जो टैक्स नेट के अंदर आता है सर, तमाम ऑडिट्स उसके हैं, सर पेनल्टीज उसकी हैं, बैंक अटैचमेंट्स उसकी हैं, क्वेरीज उसकी हैं, स्टेटमेंट्स उसकी हैं, फाइन्स उसके हैं। जो ATL की लिस्ट से निकल गया, फाइन उसके लिए है कि उसने वापस ATL के अंदर आना है। सर जो स्टेटमेंट गलती से नहीं डालेगा, सर फाइन उस पर है कि उसने स्टेटमेंट क्यों नहीं डाली। तो जब बाहर जो लोग हैं वो हमारा हाल देखते हैं तो सर वो कैसे टैक्स नेट के अंदर आएंगे? सर जो आप बात कर रहे हैं ना सर, बहुत माजरत के साथ सर, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की आप बात कर रहे हैं। सर यहाँ पर चैम्बर में ऐसे लोग भी हैं जो रिटेलर्स भी हैं, जो छोटे लोग भी हैं सर, वो SMEs भी हैं सर, उनको तो बैंक कर्जा नहीं देता। सर जो अपने फाइनेंसिस के ऊपर काम कर रहे हैं सर, उनके पास इतने फंड्स हैं, उनके पास इतना कैपिटल है कि वो गिरवी भी रखवा सकते हैं। सर आप इंडस्ट्री को क्या कहते हैं जो SME है? सर रिटेलर्स के लिए आपने 1 पेज रिटर्न दे दी, सर वी अप्रिशिएट, सर बहुत अच्छा काम किया। दूसरी तरफ आप इंडस्ट्रियलिस्ट को ये कहते हैं कि भाई तुम अगर ऐसे रिटेलर को इनवॉइस काटोगे जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा, यू हैव टू पे 3%। सर हम कहा जाए सर, हमारी तो 10 रुपए की इनवॉइस भी हमें सेल्स टैक्स के सर रिटर्न के ऊपर फीड करनी है। आपने रिटेलर्स हम देखें, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके कंज्यूमर्स हैं ही रिटेलर्स, वो दुकानदार हैं सर, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो जो 3% एक एडिशनल कॉस्ट है, फिर आपने उनकी विदहोल्डिंग्स भी करनी है 0.5 और 1%। सर दिस इज द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर। सर वो कहाँ ये कॉस्ट लेकर जाएगा? दूसरी तरफ आप सर FBR क्या कहता है कि अगर आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट अगर 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों को इनवॉइसेस इशू करेगा तो जनाब उसका जो इनकम टैक्स का नहीं होगा, जो एक्सपेंसेस होंगे सर वो एडमिसिबल नहीं होंगे। सर दूसरी तरफ आप क्या कहते हैं कि भाई 10 करोड़ की आपने एक रिटेलर को एक तरह से इजाजत दे दी कि आप एक 10 करोड़ की इनवॉइस ले सकते हैं। एक रिटेलर भी 10 करोड़ ले सकता है और एक इंडस्ट्री जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकती, और जो अगर देगा तो सर उसका इनपुट जो सेल्स टैक्स का इनपुट है सर वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। तो सर अगर ऐसे फिर सर जो इनकम टैक्स है कानून एक है, FBR एक है, लेकिन इनकम टैक्स के कवानीन फर्क है, सेल्स टैक्स के कवानीन फर्क है। इनकम टैक्स कहता है जी हम चूंकि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है इसलिए सेल्स टैक्स की मराहत उन लोगों के लिए नहीं है जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं करेंगे। सर SME कहां पर जाए? सर कोविड में जो मसाइल आए SME के साथ, फाइनेंशियल क्राइसिस आए, बंद हो गए, डूब गए, सर क्या किया सर? आपकी कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज। सर रिटेलर्स को आपने इस दफा क्या कहा है? सर वेरी गुड सर, मैं भी एक छोटा सा रिटेलर हूँ, वी आर विद द रिटेलर्स कि 0.5% अपनी टर्नओवर पे दो। पिछले साल 1.25 था, अगले साल फिर 1.5% है। सर कहाँ जाएं? सर हमें तो ये पता ही नहीं कि आगे हमने जाकर करना क्या है। आपने बहुत अच्छा किया सर, विद होल्डिंग जो सेल्स टैक्स की थी वो 10 करोड़ पे ले गए, सर वेरी गुड, अप्रिशिएबल। सर बाकी तमाम सहूलियात को भी सर आगे ले जाएं। सर आप सर फिर PRA और FBR के इश्यूज, मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ, आजकल तमाम ज्वेलर्स को नोटिस जा रहे हैं कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, वेरी गुड सर, इसमें कोई इतराज नहीं है सर, कराना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। अब जो सर्विस प्रोवाइडर है उसने PRA में रजिस्टर कराना है या उसने FBR में रजिस्टर कराना है? एक आदमी जो सिर्फ बना कर देता है जेवरात, उसने सिर्फ उसकी सर्विस देनी है, सर वो क्या करेगा? सर आप अभी कह रहे हैं कि जनाब इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं। सर आपका जो है 148 का एग्जाम्पशन नहीं मिलता सर आपने ये कहा कि मैं वो नहीं जाना चाहता कि कायदे-ए-आज़म कहाँ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सर सबको पता है कि कायदे-ए-आज़म कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं। सर ऑडिट्स, सर पहले बेहतरीन था कि आपका एक जो मैन्युफैक्चरर है या आपका 3 साल में एक दफा ऑडिट होगा। सर अब हर साल ऑडिट है, सर सेल्स टैक्स का भी है, इनकम टैक्स का भी है। सर जब 177 का ऑडिट हो गया तो सर उसके बाद दोबारा उसी साल का 177 का ऑडिट करने की क्या जरूरत है? सर फिर 177 का ऑडिट होता है। सर जब आपका 122 का ऑडिट हो गया तो सर आप 122 पर दोबारा 122 का ऑडिट करते हैं, 177 के बाद 108 का ऑडिट करते हैं।
तो सर अगर हम SMEs और हम छोटे मैन्युफैक्चरर्स इन्हीं कामों के लिए सर पीछे पड़े रहे तो सर फिर हम काम कैसे करेंगे। और सर जी मैं फिर आखिर में, चूंकि बहुत लंबी बात होगी, कमर्शियल इंपोर्टर्स का 8B का इशू है सर अगर एक तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि एक तो फायदा बता दें, और दूसरा सर हमें इस बात में कोई एतराज़ नहीं है, आप हमारा ऑडिट करते हैं सर, हम ऑडिट कराने को भी तैयार हैं। सर मुझे इस सवाल का जवाब दें कि जब आपका असेसिंग ऑफिसर गलत फैसला करेगा और उसको पता होगा और कमिश्नर साहब भी एक्सेप्ट करेंगे, चीफ कमिश्नर साहब भी एक्सेप्ट करेंगे, हाँ यार जाती हुई है पर मैं कर कुछ नहीं सकता, अपील में जाएं। आप अपील में जाते हैं, कमिश्नर अपील के पास जाते हैं, ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, हाई कोर्ट में जाते हैं, रिवर्ट बैक होता है, उस असेसिंग ऑफिसर के खिलाफ आप क्या फैसला करते हैं? सिर्फ ट्रांसफर, सिर्फ सस्पेंड। सर करप्शन आपकी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगे कि अगर ये फैसला रिवर्ट बैक हुआ तो तुम्हारी ACR खराब हो जाएगी, अगर ये फैसला वापस हुआ तो तुमको डिसमिस किया जाएगा। सर आप मैन्युफैक्चरर को ये कहते हैं कि तुम बिजली चोरी करते हो, तुम गैस चोरी करते हो, सर कराता कौन है? आपने उस बंदे के खिलाफ क्या किया है सर जो गैस चोरी और बिजली चोरी कराता है? जब तक आप उसको अकाउंटेबल नहीं करेंगे, जब तक आप उसको आंसरेबल नहीं करेंगे सर नहीं होगा। सर विद दीज वर्ड्स थैंक यू वेरी मच। काशिफ शेख साहब ने 2-3 बातें की जी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस एंड जी बिल्कुल ये सारी बातें अपनी जगह पे ठीक हैं। देखिए यू आर अ गोइंग कंसर्न, आप बिजनेस करते हैं, द टैक्सेशन इज़ अ रियलिटी, टैक्स इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। सिविल गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्सेस ही अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। देयर आर गुड टैक्स सिस्टम्स एंड देयर बैड टैक्स सिस्टम्स। टैक्स सिस्टम्स आर बेस्ट रिफ्लेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट। जितनी अच्छी प्योर प्रिस्टीन ट्रांसपेरेंट सोसाइटी होती है उतना ही सिंपल ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम्स होते हैं। हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। टेक्नोलॉजी सोल्यूशन हमने अब आप घर बैठे रिटर्न फाइल कर सकते हैं, घर बैठे आप नोटिस का जवाब दे देते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड हम जो फेस टू फेस हेयरिंग है हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर आपने रीजनल टैक्स ऑफिस में जाके हेयरिंग करनी है तो वहाँ पे भी शुजा साहब ने बनाया होगा एक हेयरिंग रूम, वहाँ पे हेयरिंग होगी, ऑफिसर कहीं बैठा होगा, मे बी वो उसी बिल्डिंग में बैठा हो या कहीं और बैठा हो और वो उसको करेगा। वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट, वी आर गोइंग टू आर्काइव इट एंड वी आर गोइंग टू यूज़ इट एज एन एविडेंस। मुझे ये पता होगा कि मेरा डिप्टी कमिश्नर जो है जो हेयरिंग कर रहा है वो तैयार होकर बैठा है कि नहीं, क्या वो रेलेवेंट क्वेश्चन कर रहा है, क्या वो क्वेश्चन कर रहा है जो लॉ के पैरामीटर्स में आते हैं, और जो टैक्स पेयर करेगा, ये जो काउंसिल करेंगे उनके जवाब देंगे, वो भी रिकॉर्ड पे आ जाएंगे एंड विल मेक इट एज पार्ट ऑफ द admissible evidence under law. So going forward, within few months, this would be the new ball game जिस पे हम ऑपरेट करेंगे, and you should be mentally ready. And I think it would be again graduating out of the past practices. ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, हम बड़ी जल्दी इसको इंशाल्लाह कर देंगे। जी सिर्फ एक चीज़ मेरी रह गई जी, हार्मोनाइजेशन की बात हुई जी। जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं और फेडरल, देखिए टैक्स सिस्टम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। 18th अमेंडमेंट के वक्त भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पोजीशन यही थी कि प्रोविंसेस के पास टैक्सेस नहीं जाने चाहिए, और वो बड़ी प्रिंसिपल थी। एंड व्हाट दैट प्रिंसिपल वाज कि कोई भी मॉडर्न स्टेट जो होती है उसकी फिस्कल बेस जो है कभी फ्रेगमेंटेड नहीं होती, इट्स ऑलवेज कंसोलिडेटेड। जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं वो उस पर पिगी बैक करती हैं नेशनल टैक्स अथॉरिटी के ऊपर। हमारी उस वक्त भी यही पोजीशन थी, हमारी अब भी यही पोजीशन है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वाज नॉट डन। हम सिस्टम को हार्मोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट।
there are certain provincial governments जहाँ पे हमें थोड़ी सी resistance आती है, but there are other provincial governments which are all forthcoming. What we are trying to do is कि हम एक single portal बना रहे हैं, उसके ऊपर आप एक रिटर्न फाइल करेंगे, एक डेटा होगा, फेडरेशन के पास उसका डेटा चला जाएगा, प्रोविंस के पास उसका डेटा चला जाएगा, और अलॉन्ग विद ऑल इनपुट एडजस्टमेंट्स. आई थिंक ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा. शॉर्ट ऑफ दैट आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट थिंग टू से कि जब 5 रेवेन्यू अथॉरिटीज़ compete कर रही होती हैं on the same citizen, on the same taxpayer and on the same tax base, it's not a very good sign. It only adds to complication, it only adds to cost of doing business. We need to do that, and we are determined कि हम इस चीज़ को resolve करेंगे very soon. ऑडिट की आपने बात की, 177 हो जाता है या 122 हो जाता है, और फिर उसके बाद वो आ जाता है, दोबारा से वही शुरू हो जाता है. काइंडली दिस शुड नॉट हैव अकर्ड. अगर कोई ऐसी एग्जांपल आपके जहन में है तो मुझे बताइए. आई वुड डेफिनेटली लाइक